कैसे हो आप? बढ़िया ही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नए दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग से। मैं सीए दीपिका बंसल फ्रॉम शार्पअप आज एक नई क्लास लेके आई हूँ जिसमें हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप इस क्लास में अपनी पिछली क्लास को रिवाइज ज़रूर करके आए होगे, और सिर्फ पिछली ही क्लास नहीं, पिछली जितनी भी क्लासेस हुई है उन सबको रिवाइज ज़रूर करके आए होगे, क्योंकि हर एक क्लास में पिछली क्लासेस का भी रेफरेंस है, ठीक है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं देखी है तो क्लासेस देख के आइए, और क्लासेस को अगर रिवाइज नहीं किया है तो क्लासेस को रिवाइज ज़रूर करके आइए, क्योंकि जब तक आप क्लासेस को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आप कोशिश कीजिए कि डेली बेसिस पे रिवीजन कीजिए और वीकली बेसिस पे रिवीजन कीजिए, ताकि आप किसी को भी जवाब दे पाओ कि हम कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनीज एक्ट में क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं, ठीक है, एक नई कंपनी के साथ, जहाँ पे हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। सो ओपीसी भी हमने अपनी पिछली क्लास में जो पढ़ा था वो प्राइवेट कंपनी का ही एक टाइप है, और आज हम प्राइवेट कंपनी को पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्राइवेट कंपनी। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम कंपनीज एक्ट के एक नए टॉपिक को, जहाँ पे हम प्राइवेट कंपनीज के बारे में सब कुछ डिटेल में आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 बाय सीए दीपिका बंसल, ठीक है। चलिए सो आज हम जो है प्राइवेट कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, क्या उसके फीचर्स है, कितने तरह की प्राइवेट कंपनीज होती है, क्या क्या प्राइवेट कंपनी को खोलने के फ़ायदे रहते हैं, क्या क्या कमियां रहती है, लिमिटेशंस, और कंक्लूजन कि हमें प्राइवेट कंपनी किन किन केसेस में जो है वो खोलनी चाहिए, और ये बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बेहतर है, ठीक है। चलिए सो इंट्रोडक्शन टू प्राइवेट कंपनी के इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं हम। सो सबसे पहले मैं इसके नाम को थोड़ा सा तोड़ना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे लिखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट का क्या मतलब? प्राइवेट का मतलब कि प्राइवेसी है यहाँ पे। इसका मतलब कि ये जो कंपनी होती है ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, कि कुछ लोग मिले, उन लोगों ने अपना ग्रुप बनाया और एक कंपनी खोल ली, ठीक है, प्राइवेट लोगों का खुद का। लिमिटेड का अगर हम मतलब जाने तो लिमिटेड का मतलब होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी। फर्स्ट क्लास से हम ये वाला वर्ड सुनते आ रहे हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, कंपनी को कभी भी अगर डेप्ट्स वगैरह या अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना होता है, उधारी को अगर पे करना होता है, जिसको हम डेप्ट बोल देते हैं, लाइबिलिटीज़ बोल देते हैं, लोन बोल देते हैं, जब हम कंपनी को उसको पे ऑफ करना पड़ता है तो कंपनी अपने मेंबर से मांगते हैं। तो उस टाइम पे मेंबर जो है वो कहता है कि नहीं, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है, मैं उतना ही पे करूँगा जितना कि मेरा इस कंपनी में शेयर कैपिटल है, ठीक है। और कंपनी का क्या मतलब? कंपनी का मतलब होता है कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड होती है ये एमसीए की वेबसाइट पे, एमसीए वेबसाइट ऊपर लिख देते हैं, रजिस्टर्ड ऑन एमसीए वेबसाइट्स, ठीक है। एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होती है, प्रॉपर इसका इनकॉर्पोरेशन होता है, पूरा फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद जब इसका इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो इसको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, सिन नंबर। जैसे हम इंडिविजुअल्स को हमारा आधार कार्ड मिलता है, पैन कार्ड मिलता है, वैसे ही कंपनी के पास सिन नंबर होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो उसको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट का मतलब ये प्राइवेटली ओन्ड है। कुछ लोगों ने प्राइवेटली, जैसे हम घर के 4 बंदे हैं तो हम लोगों ने प्राइवेटली 4 बंदों ने मिलके एक कंपनी खोल ली। लिमिटेड, उसमें लिमिटेड लाइबिलिटी है, और कंपनी मतलब वो एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर, ठीक है। चलिए तो पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ठीक है ना। पहले एक्सप्लेनेशन फिर डेफिनेशन। सो प्राइवेट कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी। ये वो कंपनी होती है, कौन सी कंपनी होती है? दैट इज प्राइवेटली हेल्ड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ऐसे नहीं है कि अगर दुनिया में 1 करोड़ लोग है तो 1 करोड़ के 1 करोड़ लोग जो है वो पार्टनर क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं, नहीं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो प्राइवेसी नहीं रहेगी, और प्राइवेट कंपनी का मतलब ही प्राइवेसी होता है कि सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ कुछ ही लोग होने चाहिए जो कि इस कंपनी को रन करेंगे, इस कंपनी को मैनेज करेंगे, और इस कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
हेल्ड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, सिर्फ कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होने चाहिए। सो सबसे पहले हमने वर्ड क्या पढ़ा, प्राइवेटली हेल्ड, कि कुछ ही लोग जो है इसको ओन करते हैं। और कौन कौन ओन करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, कुछ ही। अब वो कितनी लिमिट है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज एक्ट 2013 में इसके बारे में प्रोविजन लिखा हुआ है। ओके, इट इज डिजाइन टू रिस्ट्रिक्ट द public involvement and maintain greater control and privacy in business operation। तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट कंपनी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। और ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, प्राइवेट कंपनी को किस तरीके से बनाया गया है, टू रेस्ट्रिक्ट द पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, कि लोग नहीं चाहिए हमें, मतलब पब्लिक नहीं चाहिए। ऐसे नहीं है कि हज़ारों लाखों लोग जो है वो कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, एक ही कंपनी में घुस रहे हैं, नहीं, पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्ट है पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट। तो पब्लिक नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पे पब्लिक आ जाती है वो पब्लिक कंपनी बन जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेसी मेंटेन करने की इसलिए कुछ ही लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, जो कि एक दूसरे को जानते हो। एंड मेंटेन ग्रेटर कंट्रोल, अगर कुछ ही लोग एक कंपनी को चलाएंगे, मैनेज करेंगे, रन करेंगे, उसको ओन करेंगे, तो कंट्रोल भी बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा एंड प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाएगी, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस लीक नहीं होगी इन द बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी जो होती है वो कंपनी होती है जो कि प्राइवेटली हेल्ड होती है, जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसमें कंपनीज एक्ट 2013 इसको बताता है, इसके बारे में बताता है। और इसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट रेस्ट्रिक्ट है, ताकि जो बिजनेस ऑपरेशन है कंपनी के वो उसमें प्राइवेसी मेंटेन हो और ग्रेटर कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो ये प्राइवेट कंपनी के बारे में डेफिनेशन आती है, मतलब एक्सप्लेनेशन, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, दिस इज जस्ट द एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी की, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में लिखी गई है। ये कुछ डिज़ाइन ने थोड़ा सा डेफिनेशन और 68 को छुपा दिया है, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अ प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड एज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक कंपनी है, हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है कि टाइम टू टाइम रूल्स चेंज होते रहते हैं। पहले ये प्रोविज़न हुआ करता था कि 1 लाख की मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट बाद में रूल्स चेंज हुआ, अमेंडमेंट्स आई कंपनीज एक्ट में, और कोई भी शेयर कैपिटल के ऊपर जो लिमिट थी वो हटा दी। तो अब कोई भी पेड अप कैपिटल की लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी पैसों से अपनी प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सकते हो, 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी आपके पास कैपिटल है, आप उतने कैपिटल से जो है वो प्राइवेट कंपनी को शुरू कर सकते हो। तो हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा भी आप प्रिस्क्राइब करोगे उतनी आप मिनिमम पेड अप कैपिटल रख सकते हो। एंड विच बाइट्स आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, हम बार बार वर्ड्स को उठाएंगे और बार बार उन वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, बार बार उन वर्ड्स को आपको बताएंगे, ताकि वो वर्ड जो है वो आपके यहाँ घुस जाए, इधर चला जाए, ताकि कोई भी आपसे पूछे भाई आर्टिकल क्या होता है, तो आपका उसी टाइम जवाब आना चाहिए कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक और कौन सा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और वो कंपनी का संविधान होता है, चार्टर होता है, जिसमें क्लोजेज होते हैं कि कंपनी की कितनी लायबिलिटी रहेगी, कंपनी का क्या नेम रहेगा, सब कुछ उसमें लिखा होता है। कंपनी का संविधान जो कि लोगों के लिए होता है कि लोग देखें, ठीक है। हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर पूरी डिटेल में एक क्लास बनाएंगे आपके लिए, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये एक वर्ड है और इस वर्ड को हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे कि आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि कंपनी को फॉलो करना होता है। तो कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा होता है, पहला पॉइंट, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस, दो वर्ड आएंगे यहाँ पे, एक रेस्ट्रिक्शंस और एक प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब बिल्कुल ही कैंसिल है कि भाई कर ही नहीं सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन का मतलब कि हाँ कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है ना, आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी के लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि यस कर सकते हो लेकिन जनरली नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई होती है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज
प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो हमें पहला पॉइंट ये समझ में आया कि ये कंपनी होती है, उसमें कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होती है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब कोई लिमिट नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट हमें यहाँ से पता लगा कि रेस्ट्रिक्ट करती है राइट को टू ट्रांसफर इट शेयर्स, हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर हम प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स है तो। फोर्थ पॉइंट, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर हो सकते हैं? 200। मिनिमम कितने? ये तो बताया नहीं भाई, ऐसा ना बोलो, आपकी मैम आपको सब कुछ बताती है। 2, मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर एक होएगा तो वो तो ओपीसी बन जाएगी। तो 2 या 2 से ज़्यादा आप जो है वो अपनी प्राइवेट कंपनी को बना सकते हो। 2 या 2 से ज़्यादा, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम कितने हैं? 200, 200, इससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए। लेकिन इस 200 को आप जब कैलकुलेट करोगे तो आप एक्सक्लूड करोगे किनको? प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉयज हु आर द मेंबर्स, इसका क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का एक एम्प्लॉय है, उसके पास कंपनी के प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है ना, प्रेजेंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉय। फॉर्मर एम्प्लॉयज मतलब कंपनी का एक्स एम्प्लॉय, इनके पास कंपनी के शेयर्स है, तो ये कंपनी के कौन हो गए? ये शेयर होल्डर्स हो गए। लेकिन हम इनको एक्सक्लूड करके चले गए, जब हम 200 नंबर्स को काउंट करेंगे, 200 नंबर्स को काउंट करेंगे तो इन लोगों को नहीं मिलाएंगे। किन किन लोगों को? जो कि प्रेजेंट में एम्प्लॉय है। मान लो मेरी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट है, उसके पास मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स है, तो जब मैं 200 को कैलकुलेट करूँगी ना, उसको नहीं लिखूंगी, उसको काउंट नहीं करूँगी। एक्स एम्प्लॉय, मेरी कंपनी में पहले वो डेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बट अब उसने उस जो पोस्ट थी उसे रिज़ाइन कर दिया है और वो सिर्फ कंपनी का शेयर होल्डर है, लेकिन उसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्ट में कि फॉर्मर एम्प्लॉयज़, पहले वाले एम्प्लॉयज़ जो कि अब मेंबर है, उनको भी आपने एक्सक्लूड करके चलना है, वो इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। एंड जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज वन मेंबर। जॉइंट शेयर होल्डर मतलब मान लो कि ABC, इन तीनों ने मिलके कंपनी के 100 शेयर्स को खरीदा, तो इनको 3 नहीं मानेंगे हम, इनको 1 ही मानेंगे कि ये एक मेंबर है, एक शेयर होल्डर है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जॉइंटली ओन किया है। तो जॉइंट शेयर होल्डर्स आर ट्रीटेड एज वन मेंबर। जितने भी जॉइंट ओनर्स हैं उनको एक ही मेंबर माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पता लगा हमें कि 200 मैक्सिमम शेयर होल्डर्स होने चाहिए और 2 मिनिमम होने चाहिए। और जब आप इस 200 को कैलकुलेट करोगे तो कौन कौन इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे? प्रेजेंट एम्प्लॉयज हु आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो, जिनके पास कंपनी के शेयर्स भी है। सेकेंड पॉइंट, फॉर्मर एम्प्लॉयज, पहले वाले एम्प्लॉयज, पहले के एम्प्लॉयज जो कंपनी में पहले कभी एम्प्लॉयज हुआ करते थे लेकिन आज के दिन पे मेंबर्स है, लेकिन वो कंपनी में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे एम्प्लॉयज थे, इसलिए उनको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। थर्ड, जॉइंट शेयर होल्डर, अगर वो जॉइंटली कोई भी कंपनी के कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स को होल्ड करते हैं तो उनको हम एक ही मेंबर मानेंगे, उनको हम 3, 4, 5 नहीं मानेंगे, ठीक है। फिर डेफिनेशन में थर्ड पॉइंट और आता है, और थर्ड पॉइंट हमें क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है प्रोहिबिट्स मतलब कि बिल्कुल ही कैंसिल है, तो ये काम तो हो ही नहीं सकता भाई, ये तो आप इसको कैंसिल, आप इसको बिल्कुल ही मना करो। कैंसल द पब्लिक फ्रॉम डिस्क्राइबिंग टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग शेयर्स एंड डिबेंचर। प्रोहिबिट्स, रोकता है, बिल्कुल ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। किसको रोकता है? पब्लिक को। किससे? फ्रॉम सब्सक्राइबिंग टू एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, कि पब्लिक हमारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकती। बिल्कुल ही काटा है कि नहीं, पब्लिक तो नहीं कर सकती है हमारी कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब, सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब। और सिक्योरिटीज में क्या क्या है? शेयर्स भी है और डिबेंचर्स भी है, दोनों के दोनों, ठीक है। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, why do you need this accounting course? 2, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा?
Third, what is the syllabus for this course? And fourth, why you should choose SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का. बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं where you will get 40+ hours of practical training. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ. यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा. And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. अफोर्डेबल कोर्स है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे. साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है. वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ accountants out there in industry. So देर किस बात की है. Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. तो हमने यहाँ से 3 चीज़ें पढ़ी, 3 या 4 चीज़ें पढ़ी. रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को. सबसे पहली चीज़ ये कंपनी होती है. इसमें कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल की ऐसे कोई लिमिट नहीं लिखी गई है और इसके आर्टिकल्स में ऐसा लिखा गया है कि ये प्राइवेट कंपनी जो होती है वो शेयर होल्डर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर है वो 200 ही होने चाहिए और 200 को जब आप काउंट करोगे 200 को तो यू विल नॉट इंक्लूड द फॉर्मर एम्प्लॉयज़ who are the members of the company, present employee who are also the owners of the company, and jointly shareholders will be treated as one shareholder. And the third point is third and fourth point whatever is this prohibits, रोकता है बिल्कुल ही the public from subscribing its securities whether the securities of shares or debentures. ठीक है ना. तो आपकी सिक्योरिटीज अगर शेयर्स है डिबेंचर है तो उसमें भी पब्लिक को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट तो जीरो होनी चाहिए. हमने जब एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी तो एक्सप्लेनेशन में यही थी कि इट रेस्ट्रिक्ट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक. पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट तो चाहिए ही नहीं. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको डेफिनेशन. ठीक है, आपको डेफिनेशन क्लियर ना हो तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा क्योंकि डेफिनेशन ही अपने आप में सारे के सारे फीचर्स सारी की सारी एडवांटेजेस निकाल देती है. और किसी ने डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लिया ना तो उसको सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम. तो यहाँ पे रिवीजन थी इसकी डेफिनेशन की, लेकिन मैंने अपनी फिंगर्स पे ही आपको रिवीजन करवा दिया. तो इस पेज को हम स्किप करते हैं और हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी की क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषताएं है. चलिए, तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. पहले पॉइंट ही हमारा ये था कि शेयर्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो. तो ये पहला फीचर है इसका कि शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर्ड. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन किया, मैं एक्स हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया अपने हस्बैंड को बोला कि भाई मैं इस कंपनी से निकलना चाह रही हूँ तो तुम मेरे नाम के जो शेयर्स है वो जो है मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो कल से तुम इस कंपनी के शेयर होल्डर होगे. तो कंपनी कहेगी नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो, आप किसी को भी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो. अब ऐसा क्यों बोला गया, इसके पीछे भी एक रीज़न है. मान लो कि ए और बी 2 पर्सन है.
दोनों के बीच में बहुत अच्छी साठगांठ है, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फ्रेंडशिप है, ठीक है। तो दोनों ने सोचा हम एक काम करते हैं, हम ना दोनों मिलके एक प्राइवेट कंपनी को खोलते हैं, ठीक है। उन दोनों ने क्या किया, प्राइवेट कंपनी को खोला। अब कल को क्या हुआ कि दोस्ती में दरार पड़ गई। इसमें एक और दोस्त ले लेते हैं, चलिए मैं इसमें ले लेती हूँ, सी भी ले लेती हूँ, ठीक है। ए बी सी 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप थी, तो तीनों ने मिलके एक प्राइवेट कंपनी को खोल दिया। अब कल को क्या हुआ कि ए और बी में थोड़ी सी माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, थोड़ी सी लड़ाई होगी, जिसके कारण बी कहता है कि नहीं, मैं तो इस कंपनी में रुक ही नहीं सकता, मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने शेयर्स जो है वो वाई को दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अब वाई कौन है, कैसा पर्सन है, क्या उसकी ए और सी के साथ बनेगी या नहीं बनेगी। मान लो वाई जैसे ही आया, उसने सी और ए के ऊपर अपना रोब झाड़ना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे डिसीजन लेने शुरू कर दिए जो कि ए और सी को पसंद नहीं। अब बनाई कंपनी किसने थी, ए बी सी ने बनाई थी, मिलकर बनाई थी, और एक विश्वास के लिए बनाई थी, विश्वास के ऊपर बनाई थी। लेकिन आगे जाके अगर ऐसा कोई रूल ना होता कि शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, और ऐसा रूल होता कि हाँ भाई शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो, तो बी चला जाता, वाई आ जाता उसकी जगह पे, और ए और सी वाई के साथ कभी मान लेते हैं कि वाई थोड़ा दूसरे अपोजिट नेचर का पर्सन है, तो अगर गलती से भी वाई का ए और सी के साथ ना आइडियाज थॉट्स मैच करते, तो कहीं ना कहीं कंपनी डूब सकती है, ठीक है ना। कंपनी के डिसीजन जो है वो ए और सी अलग लेते और वाई अलग लेता, इसलिए, और प्राइवेट कंपनी ढंग से चल भी नहीं पाती, ठीक है ना। इसलिए प्राइवेट कंपनी जो है वो हमेशा ढंग से चलती रहे, क्योंकि एक बार अगर ए और सी और बी के बीच में मान लो मतभेद हो भी जाता है, आइडियाज़ में डिफरेंसेस आ जाते हैं, थॉट्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं, लेकिन बाद में वो मिल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप अपने शेयर को, बी अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। वो फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता है, उसको पूरी की पूरी अथॉरिटी लेनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं है किसी को भी लाएगा और कंपनी में शेयर होल्डर बना देगा, तो रेस्ट्रिक्ट, फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकता है शेयर होल्डर, ताकि कंपनी जो है वो लंबे टाइम तक अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जिन्होंने उसको जन्म दिया है वो उसको आराम से चलाते रहे, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई प्रोविजन टू लिमिट शेयर ट्रांसफर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न लिखे गए हैं जो कि लिमिट करते हैं कि शेयर ट्रांसफ़र को, ठीक है, कि आप अगर शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके ऊपर लिमिटेशंस लगा रखी है कुछ, कि कैसे कैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपको ट्रांसफ़र भी करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, नोटिस भेजना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी, सब कुछ। तो पूरा प्रोसीजर हम अभी पढ़ेंगे। अभी के लिए फीचर के तौर पर यही है कि कंपनी सही ढंग से चलती रहे, इसलिए जो भी इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो किसी को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि नो पब्लिक सब्सक्रिप्शन, जिन लोगों को इन्वॉल्व नहीं कर सकते आप, ठीक है, जितने शेयर होल्डर है, ठीक है। मान लो कंपनी के पास जो है वो, मैंने पिछली क्लास में भी आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं अभी भी एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कंपनी के पास टोटल जो है 10,000 शेयर्स है, ठीक है। एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये की है, ठीक है। ये बेसिक्स है, मैं बेसिक्स को बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बेसिक्स बैठ जाए, ठीक है ना। आप कहोगे मैम क्या बार बार बताना, देखो ये टर्म्स आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। यू आर जस्ट पास्ड आउट फ्रॉम 11th और 12th क्लास, और जस्ट पास्ड आउट द ग्रेजुएशन, जहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन हमने भी पढ़ी है, हंसते खेलते कूदते उछलते हो गई बीकॉम, ठीक है ना, लेकिन बीकॉम में क्या पढ़ा वो हमको पता ही नहीं है। तो जब हम करियर के ऊपर आते हैं, करियर से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं, तो जो हमें पढ़ने को मिलता है ना वो एक्चुअल चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ना, ये आपके प्रैक्टिकली यूज़ होगी, इसलिए बार बार उन टॉपिक्स को लाया जाता है जो कि पिछली क्लासेस में हो चुका है, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, इसलिए बार बार मैं बताती रहती हूँ। तो अथोराइज कैपिटल कितनी है, अथोराइज कैपिटल हो गई 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मान लेते हैं कि कंपनी के 2 शेयर होल्डर्स हैं, ए और बी, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, कंपनी के इन 10,000 शेयर्स में से 6,000 शेयर्स ले लिए, 3,000 ईच, ठीक है।
तो इसको हम क्या बोलेंगे, इशूड शेयर्स। उसके बाद 10 रुपये की एक फेस वैल्यू थी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल, कि इन शेयर होल्डर्स ने कितनी कैपिटल को पे किया, पेड अप कैपिटल। 6000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपये की एक कैपिटल की वैल्यू, शेयर की वैल्यू थी, तो 60,000 रुपये की हो गई मेरी पेड अप कैपिटल। ठीक है, फिर बाकी के जो बचे 4000, ठीक है, अगर कंपनी में मान लो कि ये 6000 शेयर्स जो है वो ऑलरेडी 199 शेयर होल्डर्स ने ले रखे हैं, तो कंपनी के पास सिर्फ एक ही सीट खाली है, ठीक है, वो एक सीट के ऊपर पूरे के पूरे 4000 शेयर्स उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है वो उन 4000 शेयर होल्डर्स को 4000 लोगों को भी दे सकती है, ठीक है ना। अभी कंपनी के पास कितने शेयर्स बचे, इशूड शेयर्स कितने हैं, 6000, 10 में से 6000 अगर इशूड है तो अनइशूड कितने रह गए, अनइशूड शेयर्स कितने रह गए, 4000। तो अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो 4000 शेयर्स जो है वो 4000 लोगों को भी इशू हो सकते थे। लेकिन लेट्स सपोज हमारे पास जो ये 6000 शेयर्स थे, जो इशूड शेयर्स थे, वो 199 लोगों ने ले रखे हैं, तो सिर्फ एक ही सीट मेरे पास बची है और उस सीट को मेरे को जो है वो 4000 शेयर्स देने पड़ते। तो पब्लिक की रेस्ट्रिक्शन है कि लोग नहीं आ सकते, आप जितने मर्जी लोगों को बुलाना चाहो नहीं। प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं है, कुछ ही लिमिटेड सीट्स हैं और उन्हीं सीट्स को हमें भरना है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी पढ़ते हैं फिर हम। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, डेप्ट्स वगैरह हो गया, जितना भी है डिबेंचर्स वगैरह, वो पब्लिक को इशू नहीं कर सकती है। ऑल्सो इट कैन नॉट रेज डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, डिपॉजिट्स भी नहीं मांग सकती है। जैसे हम बैंकों से लोन मांगते हैं वैसे ही हम लोगों से जो है वो डिपॉजिट भी मांगते हैं। कंपनी एज अ कंपनी आप लोगों से डिपॉजिट मांग सकते हो, लेकिन नहीं, प्राइवेट कंपनी के केस में लोग तो चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि आप माइक में बोल रहे हो, अनाउंसमेंट करो अपनी वेबसाइट के थ्रू कि आओ भाई हमारी कंपनी में डिपॉजिट्स करो, या हमारी कंपनी के इतने शेयर्स हैं, इतने डिबेंचर्स हैं, आओ इसको सब्सक्राइब करो। नहीं, आप लोगों को नहीं बुला सकते हो। 200 लोगों को बुला सकते हो, 200 से ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकते हो, ठीक है। पब्लिक नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। क्लियर है आपको? चलिए दूसरी रेस्ट्रिक्शंस। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम फीचर्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो फीचर्स में हमने क्या पढ़ा, फीचर्स में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा हमने पढ़ा पब्लिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। तीसरा मेंबर्स के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है। हमने पढ़ा था, कितना पढ़ा था, 2 पर्सन इज नीडेड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, 2, सिर्फ 2 लोग चाहिए मिनिमम। एनी ऑफ एन इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट इज एलिजिबल टू बिकम अ सब्सक्राइबर इन अ कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। 1% कंपनी में आपको याद होगा एक वहाँ पे पॉइंट होता था कि 1% कंपनी का जो मेंबर है ना वो नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन। और उस नेचुरल पर्सन के ऊपर भी कंडीशन थी कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और 120 दिन से ज़्यादा की उसकी स्टे होनी चाहिए इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर जो है वो कोई भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी बन सकता है, HUF भी बन सकता है, क्या कहते हैं LLP भी बन सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी बन सकता है, जो मर्जी बन सकता है। पार्टनरशिप फर्म नहीं, पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि बट नॉट इंक्लूडेड, जो भी प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स होते हैं उसमें कौन कौन नहीं बन सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म नहीं बन सकती है मेंबर, माइनर नहीं बन सकते हैं, माइनर मतलब जिनकी जो एज है वो 18 ईयर से कम की हो। अ पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब कि मैं पागल हो चुका हूँ, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड, ठीक है, अनसाउंड माइंड, क्लियर। अ पर्सन हु इज नॉट कॉम्पिटेंट, जो नहीं कर सकता है। मान लो मेरे हाथ नहीं है तो मैं इनकम्पिटेंट हूँ, अगर मैं साइन वगैरह नहीं कर पा रही हूँ या कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, इनकम्पिटेंट हूँ किसी भी तरीके से हो, ठीक है ना। जनरली हम अनसाउंड माइंड वालों को लेते हैं। और अ जॉइंट हिंदू फैमिली, HUF भी नहीं हो सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने HUF के बारे में कि HUF क्या होता है, घर के सारे लोग मिलकर HUF बना लेते हैं, ठीक है ना, एक फैमिली HUF बना लेते हैं। लेकिन भले ही HUF कंपनी के अंदर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, लेकिन मान लो मैं हूँ,
ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, HUF का ही एक एग्जांपल देती हूँ। मैं हूँ दीपिका जी, ठीक है, मेरे हस्बैंड है और मेरा बेटा है, ठीक है, हम तीनों ने मिलके HUF बना ली, ठीक है। अब ये HUF जो है ये कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता, बट मैं कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती हूँ। HUF कंपनी का शेयर होल्डर नहीं हो सकता, बट मैं हो सकती हूँ, मेरे हस्बैंड हो सकते हैं, मेरा बेटा हो सकता है कंपनी के शेयर होल्डर, लेकिन HUF नहीं हो सकता, ठीक है ना। पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती, HUF नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता। अगर बेटा 18 साल से ज़्यादा का तो वो शेयर होल्डर बन सकता है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, ठीक है ना। मैं इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन सकती हूँ, लेकिन मेरी जो HUF, क्योंकि HUF बनने के बाद वो एक अलग एंटिटी बन जाती है, ठीक है, तो HUF नहीं हो सकता है। क्लियर। तो इन्होंने कहा हुआ है कि 2% चाहिए प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए, और जो भी शेयर होल्डर हो गए वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी। बॉडी कॉर्पोरेट सबको बोल देते हैं जो भी रजिस्टर्ड है, जो भी एंटिटी। सिंपल सा एक इसकी डेफिनेशन मैं सिंपल सी बोल देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे। एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड, ये R है, ये E है और ये D है। एंटिटी विच इज रजिस्टर्ड, एंटिटी जो भी रजिस्टर्ड है उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, चाहे आउटसाइड वर्ल्ड में रजिस्टर्ड हो, सबको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है, ठीक है। वो एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हमारी प्राइवेट कंपनी में कंपनी के सब्सक्राइबर कौन कौन हो सकते हैं? कंपनी के सब्सक्राइबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। कौन कौन नहीं हो सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकते, माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड वाला पर्सन नहीं हो सकता, इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता, जॉइंट हिंदू फैमिली नहीं हो सकती। बट जॉइंट हिंदू फैमिली के, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी। ज़्यादा से ज़्यादा 200 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो इस पॉइंट से हमने थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन को पढ़ा था तब हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि भाई 200 लोग होने चाहिए, लेकिन उस 200 लोग में कौन कौन से पर्सन नहीं होने चाहिए और कौन कौन से पर्सन होने चाहिए, ये हमने अभी पढ़ा। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी छोटे मोटे छुटर मुटर पॉइंट, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग है, सेपरेट है, दोनों की अपनी अपनी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, सॉरी नॉट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, दोनों की अपनी अपनी लीगल पर्सनैलिटी है। क्योंकि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी तो कंपनी भी होगी ना, इंडिविजुअल की तो पर्सनैलिटी होगी, लीगल पर्सनैलिटी बोल दो आप, ठीक है ना। तो दोनों की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कंपनी की है और इसकी अपनी लीगल पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही अपनी लाइन लिखेंगे, वही हमारी पुरानी लाइन जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। और वो लाइन क्या कहती है? कंपनी, तो कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर, आप भी साथ साथ लिखे, कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर आर सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। कंपनी और उसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है इन द इवेंट ऑफ कंपनी वाइंडिंग अप और लिक्विडेशन के केस में, वो कितनी होती है? उनकी पेड अप कैपिटल के बराबर ही, ठीक है। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज limited to share capital. The liability of the shareholder is limited to his share को लिखने की बजाय मैं आपको लिखवा देती हूँ कि the liability of the share is limited to the unpaid amount of share capital. अब अनपेड अमाउंट क्या होता है दोबारा से समझा देते हैं भाई, कि मेरे पास कंपनी के जो है, अनपेड को समझा रही हूँ मैं, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, मैं कहाँ समझाऊँ अनपेड को, अनपेड को यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। अनपेड क्या होता है कि लेट सपोज कंपनी के पास है 10,000 शेयर्स। अब कंपनी और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपये की, लेट सपोज, ठीक है। मेरे पास कंपनी के जो है वो 6,000 शेयर्स है। अब कंपनी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैसे 10 के 10 अभी मांग लेगी। कंपनी कहेगी कि आप एक काम करो, आपको कंपनी के शेयर्स चाहिए, आप हमें अभी जो है वो सिर्फ 4 रुपये दे दो, ठीक है।
हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्प अप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको जीएसटी प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस जीएसटी कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं। We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं। GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है। Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर जीएसटी, एंड वी वांट टू मेक यू रेडी फॉर द रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग। वी वांट टू मेक यू जॉब रेडी। मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो देयर आर 35 सेशंस एंड 40+ आवर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ। ये रहा मेरा जीएसटी कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं। और सेशन वाइज पूरे जीएसटी सिलेबस को देख सकते हैं। अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए, सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर। हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं। क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी। साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है। सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ। Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. और 4 रुपये देकर आप जो है कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ, ठीक है। तो मैंने जो 4 रुपये पे किए वो मेरी पेड अप हो गई कि मैंने कितना पे किया, 4 रुपये पे किए 6000 शेयर्स के ऊपर। और कितने पे नहीं किए? 6 रुपये पे नहीं किए, ठीक है। तो अनपेड कितनी हो गई मेरी अनपेड हो गई 6000 के ऊपर 6 रुपये के हिसाब से। ये मेरी अनपेड हो गई कि मैंने पे नहीं की। कंपनी इस 6 रुपये को कभी भी मांग सकती है, ठीक है ना। तो ये मेरी अनपेड कैपिटल हो गई। तो समझ में आ गया कि अनपेड शेयर क्या होती है। अब उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आता है परपेचुअल सक्सेशन का। परपेचुअल सक्सेशन क्या कहता है? परपेचुअल सक्सेशन कहता है कि कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कुछ भी हो, मेंबर को कुछ भी होता है तो कंपनी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेंबर मे कम एंड गो बट द कंपनी कंटिन्यू फॉर एवर, ठीक है। कंपनी चलती रहेगी। मेंबर के आने से, जाने से, मरने से कंपनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मेंबर मे कम एंड गोज बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। बट कंपनी चलती रहेगी, कंपनी को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अभी हमने सारे के सारे पढ़े फीचर्स बहुत मज़ेदार फीचर थे। पहला फीचर तो हमें ये कह रहा है कि भाई शेयर्स को आप फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया तो आप तो किसी को भी लाके कंपनी का शेयर होल्डर बना दोगे, किसी का भी मेंबर बना दोगे, और उसने अगर कंपनी के अलग अलग डिसीजंस लेने शुरू कर दिए तो हमारी तो कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक विश्वास के ऊपर बनती है प्राइवेट कंपनी। दूसरा, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, सिर्फ 200 लोग ही चाहिए, 200 लोग को ही इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, 200 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए और वो 200 में कोई भी आ सकता है। आप अगर किसी और कंपनी को बनाना चाहते हो तो आप किसी और कंपनी को भी इस कंपनी का शेयर होल्डर बना सकते हो, ठीक है।
और 200 से ज़्यादा लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ कुछ लोग जो है वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकते हैं। फिर उसके बाद हमारी वही फीचर्स जैसे कंपनी के होते हैं कि सेपरेट एंटिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एंड परपेचुअल सक्सेशन होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एंड अगेन एक और पॉइंट रह गया था, ये तो हम भूल ही गए, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं, अब मिनिमम 2 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स चाहिए, मतलब मेंबर्स भी 2 चाहिए और डायरेक्टर भी 2 चाहिए। तो यहाँ से एक तो निष्कर्ष निकला कि भाई मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मेंबर भी 2 होने चाहिए और डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए, डायरेक्टर्स भी 2 ही होने चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा काम। इवन अ फॉरेन पर्सन कैन बिकम अ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी इन इंडिया प्रोवाइडेड मतलब कि आप किसी भी फॉरेन पर्सन को, एनआरआई को बना सकते हो प्राइवेट कंपनी का डायरेक्टर, लेकिन प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी एन इंडियन रेजिडेंट। मतलब अगर मान लो मेरी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स है और वो 10 में से मान लो 9 के 9 बाहर के लोग हैं, फॉरेन नेशनल्स है, फॉरेन पर्सनस है, तो क्या वो 9 के 9 अलाउड है? यस, वो 9 भी अलाउड है, क्योंकि टोटल अगर आपने कंपनी में 10 रख रखे हैं और उस 10 में से एक भी अगर इंडियन रेजिडेंट है ना, तो बाकी सारे फॉरेन पर्सन हो सकते हैं। ठीक है ना, एनआरआई वगैरह हो सकते हैं, एक कम से कम एक जो है वो इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। अब इंडियन रेजिडेंट बनने के लिए आपको क्या क्या लिमिट्स होनी चाहिए वो आपको टैक्स वाली मैम बताएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम यही था कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होने चाहिए और फॉरेन पर्सन भी हमारी प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि यार फॉरेन पर्सन क्या कंपनी के शेयर होल्डर बन सकते हैं? यस, क्योंकि वहाँ पे ऐसे कोई लिमिट ही नहीं थी। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि कंपनी का मेंबर कौन कौन बन सकता है, इंडिविजुअल बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट बन सकता है। अब इंडिविजुअल में स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा था कि इंडिया का ही होना चाहिए, फॉरेन का भी होना चाहिए, कोई भी हो सकता है, कोई भी चलेगा, शेयर होल्डर कोई भी चलेगा, डायरेक्टर भी कोई भी चलेगा। लेकिन अगर आप फॉरेन पर्सन्स को एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी बना रहे हो तो कम से कम एक डायरेक्टर इंडिया का भी चाहिए जो कंपनी को देख सके। ठीक है ना, सिर्फ एक से भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन ऑफ द डायरेक्टर इन अ प्राइवेट कंपनी मस्ट बी एन इंडियन रेजिडेंट। और इंडियन रेजिडेंट की एक छोटी सी लिमिट बता रही हूँ कि वो पिछले साल में 182 दिन 182 डेज से ज़्यादा का उसका इंडिया में स्टे होना चाहिए। ठीक है, बाकी और भी लिमिट्स है वो आपको टैक्स वाली मैम बताएगी, हमारा काम इतना ही है। ठीक है, सो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, और यहाँ पे हमारा होता है सारा का सारा फीचर्स ख़त्म। तो पहला फीचर हमने क्या पढ़ा, पहला फीचर जी हमने पढ़ा है कि रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, दूसरा प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक सब्सक्रिप्शन, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर, चौथा हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर। ये मैं बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि बार बार रिवाइज करने से आपके इधर घुस जाए। ठीक है ना, देखो मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ कि बार बार घुस जाए, क्योंकि बहुत याद करना पड़ता है, बहुत याद। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपने एक बार पढ़ा, रिवाइज किया और आपको हो गया, तो आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक ही चीज़ को बार बार कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो आपको रिमाइंड होना शुरू होगा। ठीक है, separate legal entity, perpetual succession, and 7th one is limited liability। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको ये 7 के 7 पॉइंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम, एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि टाइप्स ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी कितने तरीके की होती है? सबसे पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब कि सारे के सारे टॉपिक हम अपनी 4th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो उतनी ही है जितने की हमारी शेयर कैपिटल है कंपनी में। ऊपर से बता देते एक बार। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हमारी लाइबिलिटी कंपनी में, हमारी किसकी? मेंबर्स की, कि कंपनी अगर लिक्विडेट हो जाती है, वाइंडिंग ऑफ हो जाती है उसकी, और उस टाइम पे कंपनी को अगर कुछ पे करना पड़ेगा तो कंपनी अपने मेंबर्स से अनलिमिटेड पैसा नहीं मांग सकती है, वो उतना ही पैसा मांग सकते हैं जितना कि एज अ गारंटर
ने एज अ गारंटी दे रखा होगा। एंड द थर्ड वन इज दैट अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। ठीक है, तो इसको जल्दी जल्दी लिखवा देते हैं। तो आप इसको लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, सब कुछ मैंने पहले से लिखवा रखा है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड, हाँ, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन द कंपनी। कंपनी में उसने जितने भी शेयर्स हेल्ड किए हुए हैं उसके ऊपर जितना भी अनपेड अमाउंट रहता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि अनपेड क्या होता है, जितना मेरा पे करना रहता है उतनी ही मेरी लाइबिलिटी है, इससे ज़्यादा की मैं पे नहीं करूँगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, ठीक है, द लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर, इधर हम गारंटर ही बोलेंगे क्योंकि बहुत सारी जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो विदाउट शेयर कैपिटल होती है। ठीक है ना, मोस्टली, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं होती, शेयर कैपिटल वाली भी होती है, बट मोस्टली विदाउट शेयर कैपिटल वाली होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर, GUARANTOR, गारंटर इज लिमिटेड, उसको बोला आगे वाला पोर्शन अच्छा नहीं लगता हमारे पेन पे आपको। द लाइबिलिटी ऑफ द गारंटर इज लिमिटेड टू द guarantee given by him at the time of incorporation of company। ठीक है, लाइबिलिटीज गारंटर की कितनी होती है, गारंटी जितनी उसने गारंटी दी है उतनी ही होती है, और वो गारंटी का पैसा कब मंगवा सकती है कंपनी, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ऐसा नहीं है कि कंपनी आज बैठी है और कंपनी ने बोला कि चलो भाई गारंटर आपकी जितने भी गारंटी के पैसे बचे आप दो हमें, तो गारंटर क्या कहेगा, नहीं कंपनी रुको, अभी नहीं, आपका जब लिक्विडेशन होगा तब आपको अपनी जो लायबिलिटीज, अपने डेब्ट्स पे ऑफ करने होंगे, उन क्रेडिटर्स को जो भी पेमेंट करनी होगी वो पे करेंगे हम, और कितनी पे करेगी, जितनी हमने गारंटी दे रखी है। ठीक है, द गारंटी अमाउंट हैज टू बी पेड बाय गारंटर ओनली एट द टाइम ऑफ, कब देनी होती है, ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी के लिक्विडेशन के केस में ही गारंटी का पैसा देना होता है, उसके अलावा कंपनी कभी भी अपनी मनमर्जी से पैसे नहीं मांग सकती है। ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी, सिंपल सी बात है भाई, अनलिमिटेड कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब कि आपकी पर्सनल एसेट्स भी दाव पर लग सकती है इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी तीन तरीके की होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आपकी जितनी भी शेयर होल्डिंग है आपको उतना पैसा कंपनी को देना होगा। गारंटी कंपनी, गारंटी कंपनी के केस में क्या है कि जितनी आपने गारंटी दे रखी है आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ेगा। एंड अनलिमिटेड कंपनी, जितने भी आपकी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी को खोलने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि मैम ये तो पढ़ लिया कि भाई इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगती है, पब्लिक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो फ़ायदे क्या है, क्यों हम खोले प्राइवेट कंपनी। तो देखते हैं प्राइवेट कंपनी खोलने के क्या फ़ायदे। प्राइवेट कंपनी खोलने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि लायबिलिटी शेयर होल्डर्स की जो है वो लिमिटेड है। कितनी लिमिटेड है, अमाउंट अनपेड ऑन देयर शेयर्स, जितना भी मेरा शेयर्स का अनपेड अमाउंट रहता है मुझे उतनी ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ दोबारा से ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, टोटल फेस वैल्यू 10 रुपये की, पेड अप कैपिटल मैंने उस 10 रुपये में से जो है वो लेट सपोज 6 रुपये पे कर दिए, तो मेरी अनपेड कितनी रह गई, अनपेड कैपिटल 4 रुपये की रहेगी। और लेट सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के, 6000 शेयर्स है, तो मेरी अनपेड वैल्यू कितनी हो गई, अनपेड वैल्यू कितनी हो गई, 6000 शेयर्स के ऊपर 4 रुपये के हिसाब से 24,000 की मेरी जो है वो अनपेड लायबिलिटी रहती है। ठीक है, पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंपनीज लायबिलिटी। मेरे पर्सनल एसेट्स, मेरी घड़ी, गाड़ी, सब कुछ भी नहीं बिकेगा। ठीक है ना, प्रोटेक्टेड रहेगी वो, कहाँ से, कंपनी की लायबिलिटी से। सेफ गार्डिंग दैम इन केस ऑफ बिजनेस लॉसेज या इंसॉल्वेंसी, कंपनी का दिवालिया हो जाता है
और कंपनी को अगर बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं तो उस केस में मेरे पर्सनल एसेट जो है वो नहीं बिकेगी। मेरे को सिर्फ 24,000 की लाइबिलिटीज रहेगी और मैं उतने ही पे करूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेसी। प्रिवेसी है भाई बहुत ज़्यादा, क्यों? ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हर किसी के पास कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना, मान लो मेरी कंपनी में 4,000 लोग हैं, अब 4,000 लोग जो है वो सब कुछ पता है उनको, लेकिन नहीं, प्रिवेसी तो ना रहती। प्रिवेसी क्या होती है? लिमिटेड लोगों के बीच में ही इंफॉर्मेशन रहती है, तो जिससे कंट्रोल भी बहुत बेहतर होता है। तो शेयर होल्डर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए क्लोज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। कम लोग ही होने चाहिए इंडिविजुअल्स के, और शेयर होल्डिंग उतने तक ही रहनी चाहिए। मैक्सिमम 200 मेंबर्स आर कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम कितने नंबर होने चाहिए? 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, वो फिर प्रिवेसी नहीं रहेगी। देर इज नो रिस्क ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर सिंस शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। मैं किसी को भी शेयर्स जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिसके कारण मेरे को मेरी कंपनी किसी गलत हाथों में ना चली जाए, मुझे उसका रिस्क नहीं है। कल को किसी आतंकवादी ने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो मेरी तो कंपनी डूब गई, वो तो कंपनी को उड़ा देगा। ठीक है ना, तो इसलिए कंपनी किसी गलत हाथों में ना चली जाए, इसलिए शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। शेयर्स आप उन्हीं लोगों को ट्रांसफर कर सकते हो जिनको आप जानते हो, बट उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे नहीं है किसी को भी ट्रांसफर कर दोगे, रेस्ट्रिक्शंस है उसके ऊपर भी कि अगर आपने ट्रांसफर करना है तो आपको कुछ प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो नो हॉस्टाइल टेक ओवर्स, शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। डिसीजन मेकिंग इज सेंट्रलाइज। भाई ये 200 लोग हैं, यही मीटिंग में बैठेंगे और यही लोग जो है डिसीजन लेंगे। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, सेंट्रलाइज 200 लोग ही डिसीजन लेंगे विथ की स्टेक होल्डर्स हैविंग मोर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ऑपरेशन। अब ऐसा तो नहीं कि 200 के 200 लोग एक्टिव है, नहीं, इसमें से मान लो 200 में से मान लो मुश्किल से 50 लोग जो है वो थोड़े से एक्टिव है। ठीक है ना, शेयर होल्डर तो सारे के सारे हैं, लेकिन उनमें से 50 लोग जो है वो की स्टेक होल्डर्स है। की स्टेक मतलब इनके पास कंपनी के बहुत ज़्यादा शेयर्स है। ठीक है, बाकी जो 150 लोग हैं मान लो उनके पास एक कंपनी का 1 या 2 शेयर होल्डर्स है। ठीक है ना, 1 या 2 शेयर्स है बस। तो जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, की जिनके पास कंपनी के बहुत अच्छे खासे शेयर्स है, उनकी इन्वॉल्वमेंट जो ऑपरेशन में रहती है वो डायरेक्ट रहती है, हर डिसीजन में उनका हाथ रहता है। ठीक है, तो जिसके कारण कंट्रोल बहुत अच्छे से हो सकता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है, और कोई भी आके कंपनी के शेयर्स को टेक ओवर नहीं कर सकता है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए, नो पब्लिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। पब्लिक डिस्क्लोज करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी हो। मैंने शायद अपनी फर्स्ट या सेकेंड क्लास में आपको बताया था कि पब्लिक कंपनी का डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी के ऊपर ऐसी कोई वो नहीं होती ऑब्लिगेशन कि उनको अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिस्क्लोज करनी पड़ती है। प्राइवेसी है भाई, प्राइवेट कंपनी का नाम ही प्राइवेसी है। प्रिवेसी जितनी रखोगे ना उतना, प्रिवेसी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, कि आपको हर किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, क्या ज़रूरत नहीं है। पब्लिश फाइनेंशियल रिजल्ट इन न्यूज़पेपर में अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी को ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो नाम से ही पब्लिक है। पब्लिक मतलब उसमें लोगों का पैसा डाला हुआ है, और लोगों का पैसा डाला हुआ है तो लोग एलिजिबल है, लोग हक से कहेंगे कि भाई हमने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा रखा है, तुम हमें अपनी कंपनी के, तुम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाओ हमें। ठीक है ना, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्राइवेट उन्हीं लोगों के साथ मिलकर बनती है जो कि वो आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानते हैं। ठीक है ना, तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। कोई ज़रूरत नहीं होती है डिस्क्लोज करने की सिग्निफिकेंट डिटेल्स लाइक एग्जीक्यूटिव रेम्यूनरेशन, कितनी सैलरी है उसकी, शेयर होल्डिंग कितनी है, बोर्ड मीटिंग आउटकम, कि अगर बोर्ड मीटिंग हुई है तो उसमें क्या क्या रिजल्ट निकल के आए हैं, किसको हटाया है, किसको लगाया है, कंपनी कैसे रन करेगी, कैसे रन नहीं करेगी, जितने भी बोर्ड मीटिंग के आउटकम मतलब रिजल्ट, वो हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स को पब्लिश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जितनी भी सिग्निफिकेंट डिटेल्स है उसको पब्लिक को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारा आंतरिक मामला है। ठीक है ना, इंटरनल इंफॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है।
दिस इंश्योर्स, हिंदी बड़ी अच्छी आती है मुझे कई बार। दिस इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल मैटर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी फाइनेंशियल्स में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर कोई नहीं देख सकता है, तो एक वो प्रिवेसी रहेगी। एंड ऑपरेशनल मैटर में भी आप कैसे कैसे कंपनी को ऑपरेट कर रहे हो, कौन कौन सा स्टॉक ला रहे हो, कितना कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो जो 200 लोग हैं उनको पता होगा, ठीक है ना, और कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है। Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA दीपिका बंसल, your mentor for the income tax course, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, why should you choose SharpUp for the income tax learning? Coming to first point, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि TDS के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। TDS के प्रोविजंस is just one of the part of the income tax course. Further, बहुत सारे accountants बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। Coming to second point, कि what is the objective with this course? हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोस भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज SharpUp फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, we have already created more than 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning conceptually as well as practically. Lifetime आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस career building opportunity with SharpUp. Thank you so much. Exemptions from compliances. String मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, हार्ड, ठीक है ना, तो हार्ड कॉम्प्लेक्स कंप्लाइंसेस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जम्पशन है, छूट दे दी आपको। एग्जम्पशन मतलब छूट, छूट, छूट मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी इंजॉय रिलैक्स्ड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो है वो इंजॉय करती है, क्या इंजॉय करती है, रिलैक्स्ड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। MCA या कंपनीज एक्ट 2013 जितने भी रेगुलेशंस लगाता है पब्लिक कंपनी के ऊपर, प्राइवेट कंपनी को उन सबसे छूट मिलती है। किन किन से छूट मिलती है जरा पढ़ते हैं। पहली छूट किस चीज से है, नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल्स टू द पब्लिक। लोगों को अपने फाइनेंशियल्स दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। आगे बताइए जी। लेसर फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बहुत ही कम जो डिटेल्स है आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फाइल करनी पड़ेगी। हम पढ़ेंगे अभी कि कौन कौन सी कम हमें देनी पड़ती है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट प्राइवेट कंपनी को तो देनी पड़ेगी। देखो
प्राइवेट कंपनी के बहुत सारे कंप्लाइंसेस है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस है, बाकी सभी फॉर्म से प्राइवेट कंपनी के कंप्लाइंसेस ज़्यादा है, बट एज कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के कम है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी क्लोज ग्रुप वाले लोग संभालते हैं, लेकिन पब्लिक इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इनकी कंप्लाइंसेस जो है वो पब्लिक के मुकाबले तो कम है, लेकिन बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे कंपैरिजन किसके साथ कर रखा है? पब्लिक कंपनी के साथ कर रखा है कंपैरिजन, अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं कर रखा। पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में इसके कंप्लाइंसेस कम है, ठीक है ना। तो कुछ फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास नहीं करनी पड़ती हैं। एन एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और कुछ छूट भी मिली हुई है, सच एज होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग AGM इन सम केसेस। कुछ केसेस में हमें जो है वो AGM करने की जरूरत नहीं पड़ती। एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है? एनुअल जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। देखो अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम कौन कौन से केसेस, कौन कौन सी फाइलिंग रिक्वायरमेंट। देखिए, आपकी नॉलेज जो होनी चाहिए वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, इतनी रिटर्न वर्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली जितनी ज़रूरत है आपको उतनी बताई जा रही है, क्योंकि जितना भी बता रहे अगर आप उसको भी याद कर लोगे ना वो भी मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए, एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपको उधर से भी छूट मिलती है। तो देखते हैं किस किस से छूट मिलती है। प्राइवेट कंपनी आर एग्जम्प्ट फ्रॉम, प्राइवेट कंपनी को कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स नहीं करनी पड़ती है? लाइक अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी। जब हम पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। कहते हैं कि हर चीज़ का एक सही समय होता है। अभी मैं आपको इंडिपेंडेंट बता दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे उसको समझाया जाएगा तो आपको रिलेटेबल भी रहेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के जो भी डायरेक्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ होगा मैम एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं। तो इसके ऊपर भी पूरी की पूरी हम एक क्लास लेंगे डायरेक्टर्स के ऊपर, ठीक है ना। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करेंगे, रेजिग्नेशन करेंगे, डायरेक्टर कितने टाइप के होते हैं वो भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे, ठीक है। तो अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को। फॉर्मिंग सर्टेन कमेटी, कुछ कमेटी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी जो कि रेम्यूनरेशन या नॉमिनेशन डिसाइड करते हैं, और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। पब्लिक कंपनीज में बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारी कमेटीज़ बनानी होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को ऐसी कोई मतलब कुछ जो है लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं करनी पड़ती। तो उन्होंने स्टेक होल्डर्स के जो रिलेशनशिप की कमेटी है वो बनाने की जरूरत नहीं है। नॉमिनेशन जो कि नॉमिनेट करती है और रेम्यूनरेशन डिसाइड करती है उसकी कमेटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब रेम्यूनरेशन वर्ड से ही पता लग रहा है यार, शेयर होल्डर थोड़ा ना रेम्यूनरेशन लेके जाते हैं, डायरेक्टर्स लेके जाते हैं, एम्प्लॉयज़ लेके जाते हैं। तो उनके लिए जो कमेटी बनाई जाती है डायरेक्टर्स वगैरह के लिए, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, उस कमेटी को भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब प्राइवेट कंपनी को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंडक्टिंग सेक्रेटरियल ऑडिट्स इन स्मॉलर सेटअप, छोटी छोटी जो प्राइवेट कंपनी होती है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल बहुत ही कम होती है, तो उस केसेस में ये वाली ऑडिट्स करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है एडवांटेजेस का। बहुत सारे एडवांटेजेस पढ़े, मज़ा आ गया पढ़ के, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। सबसे पहला लिमिटेड लाइबिलिटी, कि भाई लाइबिलिटी की उतनी ही लाइबिलिटी पे करेंगे जितनी की हमारी बनती है, ठीक है। कंट्रोल एंड प्राइवेसी, हर कोई मेरी कंपनी में आके शेयर होल्डर नहीं बन सकता है। मैं अपनी कंपनी के शेयर्स जो है वो हर किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। 200 लोग ही रहेंगे और जो डिसीजन मेकिंग है उन्हीं 200 लोगों के पास रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा, जिसके कारण कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहेगा कंपनी के ऊपर और प्राइवेसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पब्लिक को डिस्क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने फाइनेंशियल को, अपनी सिग्निफिकेंट डिटेल्स को, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखेंगे हम पूरी। फिर उसके बाद पढ़ा था कि हमने कुछ कंप्लाइंसेस करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको अपने फाइनेंशियल्स को डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आरओसी के पास जो भी आप फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स करते हो कुछ आपको जो है वो फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं करनी पड़ेगी, और आपको एनुअल जनरल मीटिंग जैसे कुछ जो एग्जम्पशन है, कुछ प्रोविजन से आपको छूट मिलेगी इन सम केसेस। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी को AGM नहीं करने पड़ते हैं, उनके लिए मैंडेटरी होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स, आपको कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी नहीं करनी है जो कि पब्लिक कंपनी के केस में करनी पड़ती है। स्टेक होल्डर्स कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं है और सेक्रेटरियल ऑडिट्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेक्रेटरियल ऑडिट्स जो होती है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करती है कि कंपनी क्या अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो पहली लिमिटेशन हमारे पास आती है लिमिटेड फंड रेजिंग ऑप्शन। फंड रेजिंग मतलब पैसा नहीं उठा सकती है। पैसा क्यों नहीं उठा सकती है मैम? कैसे उठाएगी पैसा? पब्लिक को हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक अगर नहीं आएगी तो हम कितना ही पैसा उन 200 लोगों से ले लेंगे। 200 लोगों से जो 200 मेंबर्स होंगे उनसे लिमिटेड पैसा आएगा। बैंक वगैरह से लोन उठा सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि कंपनी का अपना पैसा, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा कंपनी का अपना पैसा होता है, क्योंकि कंपनी ने उसके बदले में कुछ दे रखा होता है। शेयर होल्डर पैसा देता है और कंपनी उसके बदले में उसको शेयर्स इशू करती है, तो शेयर होल्डर का पैसा कंपनी का अपना पैसा होता है। अब बैंक वगैरह से लोन लेगी उसको तो पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, और 200 लोग कितना ही पैसा दे देंगे। तो लिमिटेड फंड रेजिंग ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड रहता है। तो द प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू मेक एनी कॉल टू द पब्लिक। पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकती है। मेक एनी कॉल मतलब पैसा मांगना, ठीक है ना, पैसा मांगना। तो प्राइवेट कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू मेक एनी कॉल टू द पब्लिक। पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते हैं टू सब्सक्राइब फॉर इट सिक्योरिटीज। मैं ये नहीं कह सकती पब्लिक को कि आओ मेरी कंपनी के शेयर्स को, मेरी कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो, नहीं कह सकती हूँ मैं। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द कंपनी एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मेरे ऊपर ये भी लिमिटेशन लगी हुई है कि कंपनी जो है वो इनवाइट नहीं कर सकती है लोगों को और एक्सेप्ट नहीं कर सकती है डिपॉजिट को। जैसे बैंकों में एफडी होती है वैसे ही कंपनी भी डिपॉजिट लेती है। कंपनी भी कहती है पब्लिक से आओ हमारी कंपनी में डिपॉजिट दो, तो वो भी नहीं कर सकती है वो। फ्रॉम एनीवन, किसी से नहीं ले सकती है। अदर देन, किस से ले सकती है? मेंबर से ले सकती है। ऑब्वियस ही बात है कि मेंबर तो कंपनी के ही हो गए ना बंदे। डायरेक्टर से ले सकती है और देयर रिलेटिव्स, और उनके रिलेटिव से ले सकती है जो कि कंपनी में एक पोजीशन को होल्ड करते हैं। लेकिन और किसी भी जनता से ये पैसे नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि पब्लिक को तो कॉल कर ही नहीं सकती है ये। ठीक है, दूसरा, अगर नहीं कर सकती है तो किस से पैसा मांग सकती है भाई? लिमिटेड सोर्सेज ऑफ फंड्स। इसके बाद लिमिटेड होते हैं, हर किसी से पैसा नहीं मांग सकते। तो किस से पैसा मांग सकती है? प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट से, राइट इशू और बोनस इशू से। बोनस इशूज मतलब ये लगा लीजिए कि कंपनी जो है वो आज कंपनी के पास मान लो 10,000 शेयर्स है, लेकिन कंपनी के जो है वो 1 लाख शेयर्स अथोराइज्ड है। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को दे देगी कि फॉर एग्जांपल कि 10,000 जितने भी अभी तक इशूड ये है, फॉर एग्जांपल अथोराइज्ड ये है, तो कंपनी क्या कहेगी, ये कंपनी कहेगी कि भाई 10,000 लोगों को, 10,000 जितने मेरे शेयर होल्डर हैं, हर एक शेयर होल्डर को 2 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 10,000 शेयर्स वालों के पास 20,000 शेयर्स और आ गए। ठीक है, तो राइट इशू और बोनस इशू को जब आप अकाउंट्स में जाओगे तो आप अकाउंट्स में इस चीज़ को पढ़ोगे कि राइट इशू क्या होते हैं। बोनस के नाम से ही पता चल रहा है कि मेरे पास पहले से ही मैं कंपनी की एम्प्लॉई हूँ। लेट सपोज मेरे को कंपनी ने क्या किया है, दिवाली पे बोनस दे दिया, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, ठीक है ना, तो वैसे ही कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को भी एक्स्ट्रा शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, लोन्स और बोरोइंग्स, लोन ले सकती है बैंकों से, बोरोइंग्स मांग सकती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन या बोरोइंग्स। ठीक है, इंटरनल एक्रूअल्स मतलब कि कंपनी को इस साल मान लो प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने क्या किया, उस प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर ना बांटते हुए उस सारे के सारे प्रॉफिट को कंपनी में यूटिलाइज कर लिया। कंपनी यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इंटरनल्स एक्रूअल्स, इंटरनल्स मतलब जो भी कंपनी के अंदर का पैसा है उसी को यूज़ करना। रिजर्व्स वगैरह भी जो कंपनी के पास होते हैं कंपनी उनको भी यूज़ कर सकती है। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब कि फैमिली से मांगना। फैमिली कौन होती है प्राइवेट कंपनी की? शेयर होल्डर्स, मेंबर्स। डेफिनेशंस में आता है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, और कंपनी की डेफिनेशंस में, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव्स कौन होते हैं, ठीक है ना, तो जिनकी डेफिनेशन रिलेटिव्स में लिखी गई है मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में कि रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं। ठीक है,
तो फैमिली से, रिलेटिव से, एक आपने नाम सुना होगा एंजल इन्वेस्टर्स। अगर नहीं सुन रखा तो मेरी पहली दूसरी क्लास को देखिएगा। दूसरी क्लास में, सेकंड क्लास में मैंने वेंचर कैपिटलिस्ट वीसी के बारे में बताया था, वेंचर कैपिटल के बारे में, और एंजल इन्वेस्टर्स के बारे में बताया था। एंजल इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनका मेन काम क्या होता है, पैसा डालना स्टार्टअप्स में। मेनली स्टार्टअप्स में या कंपनी जब स्टार्ट हो रही है उनको पैसों की जरूरत है, तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पैसा डालते हैं। अगर उन्हें कंपनी की फाइनेंशियल्स या कंपनी के प्लान्स वगैरह जो है वो अगर अच्छे लगे तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। थोड़े टाइम बाद जब कंपनी ग्रो कर जाएगी, उसकी एक वैल्यूएशन आ जाएगी, तो वो कंपनी के उतने शेयर्स को बेच देगी। लेकिन 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 प्राइवेट कंपनी के केस में रेस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। तो लेकिन रेस्ट्रिक्शन होती है, प्रोहिबिशन नहीं है, बेच सकते हैं लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर से पैसे उठा सकते हैं, फैमिली से पैसे, मेंबर से पैसे उठा सकते हैं, रिलेटिव से पैसे उठा सकते हैं, राइट इशू या बोनस इशू के थ्रू जो है वो पैसे ले सकती है कि कंपनी ने कहा क्या किया, देखो भाई तुम्हारे पास 10,000 शेयर्स है, मैं तुम्हें 20,000 शेयर्स और देता हूँ, 10 रुपये की एक फेस वैल्यू है, मैं एक काम करता हूँ तुम्हें 6 रुपये पे दे देता हूँ, तुम्हें 10 रुपये पे नहीं दे रहा, मैं 20,000 शेयर बचे हुए, मैं तुम्हें 20,000 शेयर्स जो है वो 6 रुपये पे दूंगा, ठीक है। क्या तुम लेना चाहते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर मिल रहा है तो क्यों मना करेंगे, तो कंपनी के पास पैसा आ गया, ठीक है। लोन्स और बोरिंग से ले सकते हैं, इंटरनल एक्रूल्स मतलब कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स है, कंपनी के जो रिजर्व्स वगैरह उनका यूज़ करके जो है वो पैसा इकट्ठा कर सकती है प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। फिर अब आते हैं रेस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। शेयर्स को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो आसानी से, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लग रही है। शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफर। आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र कर दिया और कोई गलत बंदा आ गया, उसने तो कंपनी को डुबो देना है, इसलिए आप कंपनी के शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक one stop solution, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 different modules at one place, जैसे GST, अकाउंटिंग, compliances, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. अगर आपने ट्रांसफ़र करना है
मैंने ये कहा था कि प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है। और रेस्ट्रिक्शन क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्शन ये कहते हैं कि अगर आपको ट्रांसफर करना है तो फर्स्टली द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैव द फर्स्ट राइट टू बाय द शेयर्स बीइंग ट्रांसफर्ड। मैं यहाँ पे हूँ, कंपनी के जो है फॉर एग्जांपल ABCD 4 शेयर होल्डर है। डी कहता है कि भाई मैं तो इस कंपनी में नहीं रुकना चाहता, मैं इस कंपनी से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो डी किसी बाहर वाले बंदे को देने की बजाय पहले A से B से C से सबसे पूछेगा क्या आप लेना चाहते हो। तो किसी आउटसाइडर को बुलाने से अच्छा भाई एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उन्हीं को दे दो। तो पहले ABC से पूछा जाएगा कि आप लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैव द फर्स्ट राइट, उनके पास पहला अधिकार होता है टू बाय द शेयर्स बीइंग ट्रांसफर। जो आप शेयर्स को ट्रांसफर करना चाहते हो पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बेचना पड़ेगा अगर वो खरीदते हैं तो, बिफोर दे आर ऑफर टू द आउटसाइडर। इससे पहले कि आप आउटसाइडर को बेचो आपको सबसे पहले जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करने पड़ेंगे। एनी शेयर्स ट्रांसफर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेट्स सपोज कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कहते हैं कि भाई हम नहीं लेते, हम तो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी आउटसाइडर्स को भी देना है तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए, ठीक है ना। एक डायरेक्टर की नहीं, पूरे के पूरे बोर्ड की अप्रूवल चाहिए कि मैं जो है इस पर्सन को कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया तो यस आप कंपनी के शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन कंपनी के शेयर को ट्रांसफर किसी और को करने से पहले आप एक बार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जरूर पूछिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई लॉक इन पीरियड टू लिमिट द शेयर ट्रांसफर। अब ऐसा ना हो कि भाई मैंने प्राइवेट कंपनी शुरू की, प्राइवेट कंपनी के शुरू होते ही 6 महीने के अंदर अंदर डी कहता है मैं तो चला, मेरा हो गया। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये स्पेसिफाई हो सकता है एक लॉक इन पीरियड कि भाई लेट सपोज वो लॉक इन पीरियड है 2 साल का, कि 2 साल से पहले कोई भी शेयर होल्डर जो है वो शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो मे स्पेसिफाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्पेसिफाई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्पेसिफाई करेगा लेकिन कर सकता है लॉक इन पीरियड कि आप इतने टाइम से पहले तो शेयर्स कंपनी के ट्रांसफर करने की सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कल खुली और आज मैं कह रहा हूँ मैं तो चला, ऐसे नहीं। लॉक इन पीरियड होगा, हो सकता है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल चाहिए आपको अगर किसी और को शेयर्स को ट्रांसफर करने हैं। लेकिन शेयर्स किसी और को ट्रांसफर करने से पहले सबसे पहला अधिकार एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का कि आप उनसे जरूर पूछिए कि वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, ठीक है। मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आउटसाइडर पार्टी अच्छी नहीं लगी तो वो मना कर देगी नहीं आप कर ही नहीं सकते हो, तो डी क्या करेगा? नहीं कर सकते वो ट्रांसफर, बोर्ड ने मना कर दिया, बात खत्म, ठीक है। चलिए, लिमिटेड ग्लोबल एक्सपोजर। अरे ग्लोबल एक्सपोजर तो कम होगा ही ना। क्यों ग्लोबल एक्सपोजर कम होगा? पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। अब पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है, अब 200 बंदे कहाँ से ले लूँ मैं? कितने ही ले लूँ? मैंने महाराष्ट्र से ले लिया, मैंने यूपी से लिया, मैंने हरियाणा से ले लिया, पंजाब से ले लिया, 200 बंदे लिए। ग्लोबल एक्सपोजर तो नहीं है ना। ग्लोबल में भी आप कितने लोगों को पकड़ लोगे? NRIs को कितना ही पकड़ लोगे? एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ही तो है आपके पास। सिंस प्राइवेट कंपनी आर नॉट पब्लिकली लिस्टेड, पब्लिकली लिस्टेड नहीं होती है ये, ठीक है ना। पब्लिकली लिस्टेड मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट पे ये लिस्टेड नहीं होती है। पब्लिक इसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पब्लिक जो है प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। दे मे लैक, दे मतलब प्राइवेट कंपनी लैक एक्सपोजर टू ग्लोबल इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नहीं बुला सकती है, पार्टनरशिप्स को नहीं बुला सकती है, एंड और मार्केट्स को। मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, स्टॉक मार्केट में नहीं जा सकती है, पार्टनरशिप्स में नहीं जा सकती है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स को नहीं कॉल कर सकती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको मतलब जो भी FDI पॉलिसी वगैरह होती है उसको भी देखना होता है, उसको भी फॉलो करना होता है, ठीक है। तो दिस लिमिट देयर इंटरनेशनल ग्रोथ पोटेंशियल कंपेयर टू द पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास बहुत एक्सपोजर होता है, वो ग्लोबली जा सकती है, वो पूरी इंडिया में क्या कहते हैं मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं और पूरी इंडिया के लोगों को दिखाई देते हैं। मैं भी पब्लिक कंपनी का इन्वेस्टर बन सकता हूँ लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैं पैसा नहीं डाल सकता हूँ, ठीक है ना। मैं किसी प्राइवेट कंपनी को जानती नहीं जिसमें मैं पैसा डालूँ, ठीक है ना, लेकिन पब्लिक कंपनी में मैं पैसा डाल सकती हूँ। तो दिस लिमिट देयर इंटरनेशनल ग्रोथ पोटेंशियल,
इंटरनेशनल ग्रोथ पोटेंशियल, अगर कोई इंडिया की सीमा से बाहर निकल के जाना चाहता है तो उतना वो ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए। एक बंदा कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लेगा, 2 3 4 5 6 करोड़, 2 करोड़, ठीक है ना। आज रिलायंस, अदानी, यस बैंक, HDFC बैंक, ठीक है ना, SBI, जितने भी है, पता नहीं कितने कितने शेयर होल्डर्स हैं उनके, 200 तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी कम है प्राइवेट कंपनी के केस में, इंटरनेशनल ग्रोथ पोटेंशियल, ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, ग्रोथ भी नहीं है ज़्यादा। अरे ग्रोथ भी कहाँ से आएगी, पैसे तो ले नहीं सकते हम कंपनी से, किन किन से पैसा ले सकते हैं बताओ भाई, प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा ले लेंगे, ठीक है मैम, बैंकों से पैसा ले लेंगे लोन के तौर पे, कंपनी का जो खुद का पैसा है उससे कर लेगी इंटरनल एक्रूवल से, ठीक है ना, बोनस इशू दे देंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, राइट इशू दे देंगे, और कहाँ से पैसा इकट्ठा करें, कितना ही कर लेंगे, ठीक है ना। तो ग्रोथ कहाँ से ही करें, ग्रोथ के लिए तो पैसा चाहिए ना। मैं अपनी दुकान में अगर बैठी रहूँगी तो मेरी ग्रोथ कहाँ से होगी, मेरे को अगर अपनी ब्रांचेस खोलनी है, ठीक है ना, हल्दीराम, बीकानेर, आज पूरे इंडिया में उनकी ब्रांचेस है, ग्रोथ है अगलों की, ठीक है ना, तभी उनके पास पैसा है, ठीक है ना। ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स इन रेजिंग फंड, पैसा ज़्यादा नहीं उठा सकते, हर जगह से पैसा नहीं उठा सकते, पब्लिक से पैसा उठा ही नहीं सकते। एंड अ स्मॉलर शेयर होल्डर बेस जो शेयर होल्डर का बेस है वो स्मॉलर है, 200 लोगों का बेस है सारा। प्राइवेट कंपनी में फाइंड इट चैलेंजिंग टू स्केल ऑपरेशन, वो अपने ऑपरेशंस को स्केल करने में बहुत ही चैलेंज फेस कर रही है। एंड कम्पीट विथ लार्जर पब्लिक कंपनी, और लार्जर पब्लिक कंपनीज के साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रही है इन कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ पे कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, उन पब्लिक कंपनी के साथ में कम्पीट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना। कितना ही पैसा लगा लोगे, ठीक है ना। मान लो आज के टाइम में मैंने अपनी ब्रांचेस इंडिया में खोल दी, आज मेरी ब्रांचेस 10 स्टेट्स में है, लेकिन मेरे को अगले इंडिया के 25 स्टेट्स में मान लो अगर खोलनी है तो 15 स्टेट्स में खोलने के लिए मेरे पास पैसा बचा ही नहीं है अभी। ऐसा नहीं है कि जो 10 स्टेट्स में ब्रांचेस खोल चुके हैं वो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो भी प्राइवेट कंपनी है, वो भी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन मान लो इन प्राइवेट कंपनी के पास पैसा खत्म हो गया बाकी 15 स्टेट में खोलने के लिए, तो ग्रोथ तो रुक गई। लेकिन पब्लिक जो है वो पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा उठा के 15 स्टेट्स में भी अपनी ब्रांचेस खोल सकती है, ठीक है ना। ग्रोथ कम है, जितना वो ग्रो कर सकती है ना उतना ग्रोथ नहीं कर पाती है प्राइवेट कंपनी। क्लियर। एंड फाइनली हम कंक्लूजन के ऊपर आएंगे, ठीक है। लिमिटेशंस में हमने पढ़ी है 4 लिमिटेशंस, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि लिमिटेड फंड रेजिंग ऑप्शंस, कि आप हर किसी से पैसा नहीं उठा सकते हो, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते हो, अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, ग्लोबली एक्सपोजर नहीं है आप लोगों के पास, और ग्रोथ पोटेंशियल भी कम है। तो हम पढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ कंक्लूजन, जो कि आपको ये बताएगा कि भाई हमें किन किन सिचुएशन में प्राइवेट कंपनी को एडवाइस करना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए, खोलना चाहिए, ठीक है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से मिलती जुलती 1-2 टर्म्स आपको मिलेंगे, जैसे हमने OPC का कंपैरिजन जो था वो किया था सोल प्रोप्राइटर से, क्यों, क्योंकि दोनों में ही एक ही मेंबर होता है, ठीक है ना। वैसे ही हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे 2 से। पहला हम करेंगे कंपैरिजन LLP से, और दूसरा कंपैरिजन हम करेंगे इसका पार्टनरशिप फॉर्म से। पार्टनरशिप फॉर्म भी क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को मिला के बनती है। और LLP क्या होती है, LLP इज़ ऑल्सो पार्टनरशिप फॉर्म, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ये पार्टनरशिप फॉर्म ही होती है, लेकिन इसमें एक फीचर आ जाता है बस लिमिटेड लाइबिलिटी का। तो प्राइवेट लिमिटेड LLP और पार्टनरशिप फॉर्म से कैसे बेहतर होती है और किन किन मामलों में बेहतर होती है, ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन को पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो मेरे नीचे तो नहीं आ रहा, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, अभी तक तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर से अलग होती है। इधर हम जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स होते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म अलग अलग है, नहीं है, दोनों एक ही है। पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर अगर कभी भी लायबिलिटी आई, दोनों अलग अलग है, अभी लायबिलिटी वाला बाद में आएगा, ठीक है ना। तो दोनों अलग अलग नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है।
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या अलग अलग है? यस, क्योंकि वहां पे नाम ही बता रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, कि लायबिलिटी अब जो है वो लिमिटेड हो चुकी है, और जैसे ही लायबिलिटी लिमिटेड हुई इसका मतलब कि सेपरेट हो चुकी है एंटिटी। एलएलपी और उसके पार्टनर्स अब दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है, ठीक है ना। एंड विद इन द सेम केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी शेयर होल्डर्स और कंपनीज जो है वो सेपरेट पर्सन है, ठीक है। शेयर होल्डर एंड कंपनी आर सेपरेट पर्सन, ठीक है। इस केस में क्या है, पार्टनर्स एंड एलएलपी आर सेपरेट पर्सन, ये दोनों भी अलग अलग पर्सन होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म आर नॉट सेपरेट पर्सन। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फॉर्म आर नॉट सेपरेट पर्सन, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या पार्टनर के जाने से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी? क्या हो जाएगी? परपेचुअल सक्सेशन है? नहीं जी, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। इसका क्या मतलब कि पार्टनर्स के जाने से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इन केस ऑफ पार्टनर्स डेथ और इंसॉल्वेंसी, पार्टनर का दिवालिया निकल गया या उसकी डेथ होगी, द पार्टनरशिप फॉर्म मे एंड लिखा है। मे एंड का मतलब हो सकती है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में अगर ऐसा कोई प्रोविजन लिखा हुआ, ऐसा कोई क्लोज है, ऐसी कोई बात लिखी गई है तो पार्टनरशिप फॉर्म बंद नहीं होएगी, अदरवाइज पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो सकती है, परपेचुअल सक्सेशन नहीं है। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब पार्टनर्स को कुछ भी हो जाए एलएलपी बंद नहीं होएगी, ठीक है। तो इन द केस ऑफ पार्टनर्स डेथ और इंसॉल्वेंसी एलएलपी नॉट अफेक्टेड, एलएलपी अफेक्ट नहीं होगी। क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में परपेचुअल सक्सेशन है? यस, मेंबर चले जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही वाला केस इधर लिख देना, पार्टनर्स की बजाय बस अपना लिख देना कि शेयर होल्डर्स, और एलएलपी की जगह लिख देना प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इतना काम तो खुद कर लो यार। तो फिर हमारे पास आता है लायबिलिटी। क्या लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? जी, पार्टनरशिप फर्म के केस में तो अनलिमिटेड है। पार्टनर्स की पर्सनली लायबल होते हैं अपने डेब्ट्स के लिए, कि पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर कुछ भी देनदारी आई, कुछ भी डेब्ट्स आए, लायबिलिटीज आई, क्रेडिटर्स आ गए, तो पार्टनर्स का घर बार गाड़ी प्रॉपर्टी सब बिक सकता है, सब कुछ लायबल हो जाएगा, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में लिमिटेड होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जितना भी कैपिटल 50,000 अगर उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो पार्टनर 50,000 की लायबिलिटी के लिए ही रहेगी। मैंने अगर एलएलपी का पार्टनर बनने के लिए 50,000 रुपये की कैपिटल कंट्रीब्यूशन दी है तो मैं 50,000 के लिए ही लायबल हूँ, ठीक है ना। मैं कितने के लिए लायबल हूँ? जितनी की मेरी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी वाले कितने हैं? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड, जितनी मेरे पास शेयर्स है, मेरे पास उस कंपनी के 10,000 शेयर्स है, तो मेरी टोटल 10 रुपए के लिए मैं लायबल हूँ। 10 रुपए के लिए 6 मैं पहले पे कर चुका हूँ, 4 मेरे बचे हुए, तो 4 के लिए और लायबल हूँ, ठीक है ना। तो जितने मेरे पास शेयर्स हेल्ड है, मैं उन सारे शेयर्स के ऊपर जितना भी पैसा मेरी देनदारी बची हुई है, मैं उन सब के लिए लायबल हूँ, ठीक है। फॉर्मेशन क्या कहता है? फॉर्मेशन कहता है कि पार्टनरशिप फॉर्म को कहीं पे रजिस्टर करवाना पड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं है, बट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप एक्ट। वैसे ज़रूरी नहीं है, बट आप पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप डीड बनती है। इंडिया में बहुत सारी पार्टनरशिप फॉर्म ऐसी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, बट अगर आपको रजिस्टर भी करवानी हो तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आप उसको रजिस्टर करवा सकते हो। क्या एलएलपी को रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है? यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एमसीए के पास रजिस्टर्ड होती है, और हमारी जो प्राइवेट कंपनी होती है वो भी एमसीए के पास ही रजिस्टर्ड होती है, एमसीए की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होती है, इनकॉर्पोरेशन होता है इनका प्रॉपर। कुछ हट तो नहीं रहा? नहीं। एनुअल कंप्लायंसेस मतलब जो भी कागजी कार्यवाही होती है, कार्यवाही वो करनी पड़ती है। तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म को बहुत ही कम कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं होती है बहुत सारी, तो और रजिस्टर्ड भी होती है तो कोई एमसीए की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड थोड़ी ना है, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो इनके ऊपर जो कंप्लायंसेस रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम होती है। लिमिटेड लायबिलिटी के केस में मॉडरेट होती है, ठीक ठाक सी होती है, ज्यादा नहीं होते बट कम भी नहीं होते हैं, ठीक है। फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब उन्हें फाइल करना पड़ता है।
लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा कंप्लाइंसेस होते हैं। मैंने क्या बोला था, पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में प्राइवेट कंपनी के कम होते हैं कंप्लाइंसेस, लेकिन और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा होते हैं प्राइवेट के कंप्लाइंसेस। तो बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, आपको ऑडिट्स करवानी पड़ती है, आपको बोर्ड मीटिंग्स करवानी पड़ती है, आपको EGMs रखनी पड़ती है, एनुअल रिटर्न्स भरनी पड़ती है, बहुत सारे कंप्लाइंसेस होते हैं, ठीक है ना। तो जब हम कंप्लाइंसेस के ऊपर जाएंगे तब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब क्या करने पड़ते हैं, और कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाती है और इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या क्या कंप्लाइंसेस होते हैं, वो सारा का सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार घूम फिर के दोबारा से ये सारे टॉपिक आएंगे जहाँ पे हम सिर्फ कंप्लाइंसेस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑडिट रिक्वायरमेंट, क्या ऑडिट करवानी पड़ती है? ऑडिट मतलब अकाउंट्स की चेकिंग। क्या ऑडिट करवानी पड़ती है? सिर्फ अकाउंट्स की चेकिंग ही नहीं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा था सेक्रेटरियल ऑडिट्स। सेक्रेटरियल ऑडिट्स में क्या थे, कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करते थे, ठीक है ना। IT ऑडिट्स होती है, कंपनी के जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उनकी भी चेकिंग होती है, उनकी भी ऑडिट होती है। ऑडिट्स मतलब चेक करना, किसी भी चीज़ को चेक कर लो, ठीक है ना। नॉन मैंडेटरी, जरूरी नहीं है, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और वॉलेंटरली चूजन। मैं सोच रही हूँ चलो यार आज कंपनी अपनी पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट करवा लो, तो वॉलेंटरली मतलब मेरी इच्छा हो रही है तो करवा लो, नहीं हो रही तो मत करवाओ। लॉ ने कहा है तो करवा लो, नहीं कहा तो रहने दो, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में मैंडेटरी होती है। कब? अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से एक्सीड कर जाती है या फिर कैपिटल 25 लाख से एक्सीड है आपकी, तो आपको कहीं ना कहीं ऑडिट करवानी पड़ती है, ठीक है। मैंडेटरी रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑफ कैपिटल, आपकी चाहे कैपिटल कितनी भी हो, आपकी टर्नओवर कितनी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑडिट तो करवानी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अगेन कितनी ऑडिट होती है, कितने टाइप की ऑडिट होते हैं, सब कुछ कंप्लाइंसेस में पड़ेगा, ठीक है। तो मैंडेटरी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस। ईज ऑफ रेजिंग फंड्स, क्या पैसे आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं जी, डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों? डिपेंड ऑन द पर्सनल एंड इनफॉर्मल नेटवर्क्स, कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म में तो वैसे भी लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना, वो तो LLP से भी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो जितने भी आसपास के लोग हैं उन्हीं से पैसा उठाना पड़ता है, तो डिफिकल्टी होती है, ज़्यादा पैसा नहीं उठा पाते हैं। थोड़े बहुत लोग हैं, कितना ही पैसा दे देंगे और कितने ही दिन तक दे देंगे, ठीक है ना। इसमें मॉडरेट होते हैं। डिफिकल्ट टू रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक और VC से, वेंचर कैपिटल वालों से आप जो है वो फंड्स नहीं ले सकते हो, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते हो, तो इसमें भी मॉडरेट ही रहता है। लेकिन इसमें आप ईजिली उठा सकते हो पैसा, ईजी टू रेज फंड्स, आप VC से उठा लो, प्राइवेट इन्वेस्टर से लगा लो और शेयर होल्डर से लगा लो। देखो पब्लिक में तो यहाँ पे भी नहीं हम उठा सकते पब्लिक से पैसा, ठीक है ना। पब्लिक कंपनी के कंपैरिजन में तो यहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म के केस में कहें और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में कहें, तो प्राइवेट कंपनी में पैसा हम उठा सकते हैं, फिर भी उठा सकते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टर से उठा लो, शेयर होल्डर से उठा लो, VC से उठा लो, एंजल इन्वेस्टर से उठा लो, जिससे मर्जी उठा लो, फिर भी मिल जाएगा। इशू ऑफ शेयर्स को इशू करना, क्या ये शेयर्स को इशू कर सकते हैं जी? प्राइवेट कंपनी तो नहीं, शेयर्स कैन बी इशू टू रेज कैपिटल, आप शेयर्स को इशू कर सकते हो, लेकिन कितने तक इशू कर सकते हो? 200 लोगों तक ही शेयर्स को इशू कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि पूरी पब्लिक को बांट रखे, नहीं, ठीक है ना। 200 लोगों तक ही आप शेयर्स को इशू कर सकते हो पैसे को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है? नॉट एप्लीकेबल बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अरे शेयर्स ही नहीं होते हैं तो इशू ऑफ शेयर्स तो कहाँ ही आएगा। और सेम इसमें भी नॉट एप्लीकेबल ही नहीं है भाई, शेयर्स ही नहीं है। पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टनर जो होते हैं वो अपनी कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैसा देते हैं, शेयर्स को इशू, वो पैसा देते हैं कंपनी को और कंपनी उसके बदले में उनको शेयर्स दे देती है, मालिक बना देती है कंपनी के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब थी पार्टनरशिप फर्म के केस में। अब ओनरशिप के ऊपर मैं थोड़ी सी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल अब प्राइवेट कंपनी को क्यों लोग चूज़ करते हैं। मैं और लेट सपोज मेरे ब्रदर है, हम दोनों जो है एक कंपनी खोलना चाहते हैं, ठीक है। मैंने 10 लाख रुपए लगाए, मेरे भाई ने उसमें 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है। 2 और पर्सन है जो कि एक तरीके से टेक्निकल लोग हैं, ठीक है ना, उनके पास पैसा नहीं है लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत पड़ सकती है अपनी कंपनी में। तो मेरे पास क्वेश्चन आता है कि यार मैं पार्टनरशिप फर्म बनाऊं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाऊं या फिर प्राइवेट कंपनी बनाऊं, कौन सी बनाऊं? देखो अगर उनको दो जो टेक्निकल लोग हैं जो कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, उनके पास पैसा नहीं है लगाने को,
ठीक है, वो कहते हैं हम पैसा ही नहीं लगाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं लगाओगे तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म तो कैसे ही बनेगी, क्योंकि पार्टनर्स बनने के लिए आपको जो है वो पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने क्या किया, क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी बना ली। प्राइवेट कंपनी बना के मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए, 10 लाख रुपए मेरे भाई ने इन्वेस्ट किए, और हम दोनों जो है वो कंपनी के मालिक बन गए। जो 2 लोग थे मैंने उनको क्या किया, अपनी कंपनी के डायरेक्टर बना दिया। डायरेक्टर बना के उनको सैलरी दे रही हूँ, उनको रेम्यूनरेशन दे रही हूँ, ठीक है ना। तो कंपनी को रन कौन कर रहे हैं, डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का काम क्या होता है, कंपनी को रन करना, ठीक है ना। मेरा काम क्या होता है, प्रॉफिट खाना। और डायरेक्टर्स जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें अपनी अप्रूवल देना, ठीक है ना। तो मैंने अगर सिर्फ उन पर्सन को हायर करना है, ठीक है ना, उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए। मान लो वो 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, मैं सोचूंगा क्या ही फर्क पड़ेगा 5-10 हज़ार से। अपना एक काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलते हैं, मैं और मेरा भाई मान जाता है, हम दोनों प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं, और अपना उन टेक्निकल लोगों को मैंने जो अपनी कंपनी में डायरेक्टर रख लिया, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी का ये फ़ायदा होता है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म के केस में क्या होता है, ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स। मैं ही ओनर हूँ और मैं ही मैनेजर हूँ, मतलब मेरे को ही डायरेक्ट करना पड़ेगा, मेरे को ही अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलानी पड़ेगी, ठीक है ना। वो जो टेक्निकल लोग हैं, अगर उन्हें कंपनी को चलाना है तो उन्हें कंपनी में पार्टनर्स कंपनी नहीं, सॉरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना पड़ेगा उन्हें, ठीक है ना। लेकिन वो कहते हैं हम तो एक पैसा नहीं लगाते। भाई अगर एक पैसा भी नहीं लगाओगे तो भाई प्राइवेट लिमिटेड ही खोल लेते हैं, तुम पैसा तो लगा नहीं रहे, तुम पैसा ले ही लेना भाई, ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में भी ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स, मालिक भी वही है और चलाते भी वही है, ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ओन्ड बाय द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर ओनर होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन मैनेज्ड बाय डायरेक्टर, कंपनी को चलाता कौन है, डायरेक्टर्स चलाते हैं, ठीक है। क्लियर है आपको, दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर बात करें तो इसमें 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 जा सकते हैं। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी के केस में, एलएलपी के केस में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम जितने मर्जी कर लो जितने मर्जी मैक्सिमम कर लो। लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 तक आप कर सकते हो, ठीक है ना। टैक्स रेट की बात करें तो टैक्स रेट जो है वो 30% का टैक्स रेट रखता है, प्लस सरचार्ज लग जाता है और सेस लग जाता है। अब सरचार्ज क्या होता है, सेस क्या होता है, आप कनेक्ट कीजिए अपनी टैक्स वाली मैम से, ठीक है। फ्लैट रेट 30% का लगता है एलएलपी के ऊपर भी, क्योंकि है तो एक पार्टनरशिप की ही फॉर्म ना। 30% का टैक्स रेट लगता है, सरचार्ज लगता है, सेस लगता है। लेकिन कंपनी के केस में 22%, 25% का आपके ऊपर टैक्स रेट लगता है। 25%, कुछ याद आ रहा है, 400 करोड़ की लिमिट हमने पढ़ी थी, ठीक है, कि 400 करोड़ की लिमिट अगर है तो 25% है। लेकिन अगर 400 करोड़ से ज़्यादा की है लिमिट, ठीक है ना, 400 करोड़ से अगर ऊपर चला जाता है तो आपको 30% का टैक्स रेट देना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि पहली बार बनती है, ठीक है ना। 2000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2019 अक्टूबर 2019 के बाद से ये एप्लीकेबल हुआ था कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जो नई बन रही है उनके ऊपर कुछ कंडीशंस को अगर वो सेटिस्फाई करती है तो उनके ऊपर टैक्स रेट 15% लगेगा। आप सोच के चलो, पार्टनरशिप फर्म के केस में कितना लग रहा है, 30%। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह बनाते हैं और कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे ऊपर 15% का लगेगा सिर्फ टैक्स, सीधा हाफ हो गया टैक्स। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो हमें देखना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी बना लेते हैं, टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर हम 25% भी देखें, और कुछ कुछ केसेस में ये 22 भी होता है, लिमिट्स वगैरह है, वो सब कुछ आपके टैक्स में पड़ गया। तो अगर आप देखोगे तो 5% तो यहाँ भी कम हो गया। पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी के केस में 25-30% है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में तो सीधा 25% है, ठीक है ना। हालांकि लिमिट को क्रॉस करोगे तो 30% है। अगर लिमिट को क्रॉस नहीं किया तो बहुत सारी कंपनी तो इसी लिमिट के अंदर आ जाती है, तो उनके ऊपर सिर्फ 25% का टैक्स लगेगा, 5% तो यही कम हो गया, ठीक है ना। तो टैक्स रेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टर्नओवर, 400 करोड़ की जो लिमिट है वो टर्नओवर की लिमिट है, ठीक है, भूल ना जाना आप, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट्स थी, हमने ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। टोटल हमने 4 पेज पढ़े, ठीक है। कंक्लूजन के 5 पेज पढ़े, वाह। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लाइबिलिटी फॉर्मेशन, एनुअल कंप्लाइंसेस, ऑडिट रिक्वायरमेंट, ईज ऑफ रेजिंग फंड्स, इशू ऑफ शेयर्स, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द
टैक्स रेट, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या निष्कर्ष निकाला, यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि देखो अगर आपका बिजनेस जो है आप ज़्यादा कंप्लाइंसेस में नहीं पड़ना चाहते हो, लेस कंप्लाइंसेस, बहुत ही कम कंप्लाइंसेस की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है ना। लाइबिलिटी आपके ऊपर ज़्यादा उधारी नहीं है, ज़्यादा देनदारी नहीं है, आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, नो डेब्ट्स, अगर है भी तो बहुत ही कम है, लेस लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ जा सकते हो, ठीक है। पहला निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष ये कहता है कि एलएलपी की तरफ कब जाएंगे। एलएलपी की तरफ आप तब जा सकते हो जब आपको थोड़े बहुत कंप्लाइंसेस कर सकते हो आप, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं कंप्लाइंसेस कर लूँगा, थोड़ी बहुत कंप्लाइंसेस कर लूँगा और फ्यूचर में मेरे को लॉस हो सकता है, ठीक है ना, रिस्क और लॉस इन नियर फ्यूचर में लॉस हो सकता है, इसलिए आप क्या करना चाहते हो, अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना चाहते हो, आप अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना चाहते हो। कंप्लाइंसेस की दिक्कत नहीं है, आप कह रहे हो कि कंप्लाइंसेस थोड़ी बहुत कर लेंगे, रिस्क और लॉस हो सकता है और लाइबिलिटी को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आप एलएलपी की तरफ जाइए, क्योंकि एलएलपी का मेन फीचर ही यही कहता है कि आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो लिमिट हो जाएगी, आपका घर बार प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बिकेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी को चूज़ करना है, लेस फंडिंग की भी रिक्वायरमेंट है, आपको ज़्यादा फंडिंग नहीं मिलेगी इस केस में। अगर आपको कम फंडिंग चाहिए, पैसे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आप इधर भी जा सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेस फंड्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये तो निष्कर्ष है, बस आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। चलिए, तो एलएलपी के केस में पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप एलएलपी की तरफ जा सकते हो। बट प्राइवेट कंपनी के केस में आप कब जाओगे, वॉन्ट टू स्केल द बिजनेस को स्केल करना चाहते हो, आप बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक लेके जाना चाहते हो, ठीक है। आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, फंड्स रिक्वायरमेंट है, ग्रोथ माइंडसेट है, प्लस 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 लिमिटेड लाइबिलिटी है, ठीक है ना। आप अपनी लाइबिलिटीज को लिमिटेड करना चाहते हो, तो यस, गो विद द प्राइवेट कंपनी की तरफ जाइए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाना चाहते हो, ठीक है, तो पार्टनरशिप खोलिए। थोड़ा ऊपर तक जाना चाहते हो बट अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड रखना चाहते हो, तो एलएलपी की तरफ जाओ। बट अगर आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना चाहते हो और आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के साथ साथ आप अपनी लाइबिलिटीज़ को भी लिमिट करना चाहते हो, तो प्राइवेट कंपनी आर द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, हमने यहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एक्चुअली, ठीक है ना, नॉट वीडियो, इट्स अ क्लास, ठीक है ना। तो अगेन मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगी कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्लासेस को रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि क्लासेस को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद अगर आपसे कोई भी पूछता है कि भाई मुझे कंपनी खोलनी है, मैं कौन सी कंपनी खोलूँ, ओपीसी कब खोलूँ, प्राइवेट कंपनी कब खोलूँ, पार्टनरशिप कब खोलूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप कब खोलूँ, एलएलपी कब खोलूँ, तो आप उसको जवाब दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने आज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, ठीक है ना। तो अब आप किसी को भी आसानी से बोल सकते हो भाई अब तेरे पास पैसा है तो आप ये कर लो, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो इसकी तरफ जाओ, तो आप आराम से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो अब आप कि किस फॉर्म की तरफ आपको कब जाना चाहिए, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को बड़ी डिटेल में पढ़ा है। तो इस क्लास को या अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनको रिवाइज ज़रूर करिए, बार बार रिवाइज करते रहिए, तभी आपके इधर बैठेगा, ठीक है ना, अदरवाइज नहीं बैठेगा। हम भी जब पेपर देते थे तो हम भी एक चीज़ को पेपर देने से पहले कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करके जाते थे, फिर भी पेपर में ऐसे कोई उम्मीद नहीं होती थी कि जो भी पढ़ के गया वही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपको हालांकि पेपर नहीं देने हैं, लेकिन आप जब अपने करियर में आगे बढ़ोगे तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछने लगा तो आप बोल तो सकोगे, आपको जवाब तो आता होगा। तो इसलिए ये क्लासेस आप लोगों के लिए बनाई गई है जिसमें आपको प्रैक्टिकल समझाया जाए, ठीक है ना, कि आप किसी को भी प्रैक्टिकली एडवाइस कर सको, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे, ठीक है, इसी का नाम जिंदगी है। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जहाँ पे हम एक नई कंपनी के साथ आएंगे और उस नई कंपनी में हम आपको उसके बारे में हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे, क्योंकि कंपनीज अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाय बाय, शबा खैर, चलते हैं हम, बाय बाय।